वृत्त क्या होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो वृत्त का जो बात है, देखो ये मैंने एक वृत्त बना दिया है, ठीक है। वृत्त एक ऐसा बंद परिपथ होता है, एक ऐसा वक्र होता है जिसके आंतरिक किसी बिंदु से सीमा रेखा की सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है। एक ऐसा वक्र जिसके किसी आंतरिक बिंदु से सीमा रेखा के सभी बिंदुओं की जो दूरी होती है वो समान होती है। मतलब देखो ये है सीमा रेखा, ये जो है ना ये सीमा रेखा है, ये इसका अंदर का एक बिंदु है, ठीक है। आगे चल के इसको हम केंद्र कहेंगे, ठीक है। अभी हमने केंद्र को नहीं बताया है, इसलिए वृत्त के परिभाषा में हम केंद्र को शामिल नहीं करेंगे। तो हमसे पूछा जाए वृत्त क्या है, तो बोलेंगे ये एक ऐसा वक्र है, एक ऐसा बंद वक्र है जिसके एक आंतरिक बिंदु से सीमा रेखा के सभी बिंदुओं की दूरियां जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। ये हो गया वृत्त क्या है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे वृत्त का केंद्र क्या होता है। ये वृत्त है, तो वृत्त के अभ्यंतर में, अभ्यंतर का मतलब इसके अंदर, वृत्त के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु, वृत्त के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु, ठीक है, जिससे सीमा रेखा के सभी बिंदुओं की दूरी बराबर होती है, उसी को हम लोग केंद्र के नाम से जानते हैं। जैसे ये एक ऐसा बिंदु है जिससे सीमा रेखा की जितनी बिंदु है, ये सभी बिंदु है समान दूरी पर है, इसको हम लोग कहते हैं वृत्त का केंद्र। ये जो है ना ये वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। इसका इंग्लिश नाम क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हमने ये बता दिया वृत्त क्या होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे वृत्त की परिधि क्या होती है। देखिए ये हमारा वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। वृत्त के सीमा रेखा को वृत्त की परिधि कहते हैं। सीमा रेखा का मतलब बाउंड्री है, ये बाउंड्री है ना, इसी को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं, ठीक है। ये हमारा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे वृत्त की जीवा क्या है, फिर जानेंगे वृत्त की त्रिज्या। चलिए पहले हम बताते हैं आपको वृत्त की त्रिज्या क्या है। ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, ये परिधि है। वृत्त के केंद्र को, वृत्त के केंद्र को इसकी परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होती है उसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये जो वृत्त का केंद्र है, परिधि के किसी भी बिंदु से मिला दिए, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है इससे इसको मिला दिए, ये वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ एक बिंदु है इससे इसको मिला दिए, तो ये वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ एक बिंदु है इससे इसको मिला दिए, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, चाहे बड़ा R से भी सूचित कर सकते हैं या फिर हम छोटा r से भी सूचित कर सकते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या होती है। एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती हैं और सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जितनी भी त्रिज्याएं सबकी लंबाई आपस में बराबर होती है। फिर हम बात करेंगे वृत्त की जीवा क्या होती है। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेडियस का पहला अक्षर r है, इसलिए उसको r से सूचित किया जाता है। ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, ये परिधि है, ये इसकी त्रिज्या है। अब हम बात कर रहे हैं जीवा क्या होता है। तो देखिए वृत्त की परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को मिला दिया जाए, ये जो मिलता है ये जीवा का होता है। किसी भी दो बिंदुओं को, मान लो यहाँ एक बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु है, इसको मिला दिया मैंने, ये भी जीवा है। यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, इसको मिला दिया मैंने, ये जीवा है। वृत्त के किसी भी दो बिंदु, परिधि के दो बिंदुओं को मिला देंगे तो उससे हमें जो मिलेगा उसको जीवा कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉर्ड कहा जाता है, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड को हिंदी में जीवा कहते हैं, ठीक है। एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं होती है, एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं होती है। फिर एक होता है व्यास क्या है, वृत्त का व्यास क्या होता है। देखिए ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ठीक है, ये परिधि है, ये एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है। लेकिन ये एक ऐसी जीवा है जो केंद्र से गुजर रही है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को वृत्त का व्यास कहते हैं। हमसे पूछा जाए कि वृत्त का व्यास क्या है, तो
बोलेंगे वृत्त की सबसे लंबी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ये जो है वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, सबसे लंबी जीवा, सबसे लंबी जीवा, सबसे लंबी जीवा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और इसी को हम लोग कहते हैं व्यास, यानी कि इंग्लिश में डायमीटर, इंग्लिश में इसको कहा जाता है डायमीटर, डायमीटर। ठीक है, एक वृत्त में अनगिनत व्यास होते हैं क्योंकि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवाएं भी अनेकों हैं। मान लीजिए ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसका एक जीवा हुआ जो सबसे बड़ी जीवा है यानी कि व्यास, ये भी इसका एक व्यास हुआ, ये भी इसका एक व्यास हुआ, ये भी एक इसका व्यास हुआ। तो एक वृत्त में जो है अनगिनत व्यास होते हैं। अब हम बात करेंगे छेदक रेखा क्या है। ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है उसी को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है। ये जो रेखा है इस वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक ए पर और एक बी पर, ठीक है। तो इसको हम छेदक रेखा कहेंगे। एक वृत्त में अनगिनत छेदक रेखाएं होती है, ये भी एक छेदक रेखा है, ये भी एक छेदक रेखा है, ये भी एक छेदक रेखा है। तो एक वृत्त में अनगिनत छेदक रेखाएं हो सकती हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं ये भी छेदक रेखा है, ये भी छेदक रेखा है। इसको इंग्लिश में सेकंड के नाम से जानते हैं, सेकंड, छेदक रेखा। छेदक रेखा हिंदी नाम है इसका और इंग्लिश में इसको हम लोग सेकंड के नाम से जानते हैं, SECANT, सेकंड। फिर हम बात करते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा तो देखिए ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ठीक है, ये इसकी छेदक रेखा है, ये भी छेदक रेखा है, ये भी छेदक रेखा है, और ये भी छेदक रेखा है, और ये भी छेदक रेखा है, ये भी एक छेदक रेखा है। लेकिन ये एक ऐसी छेदक रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक ऐसी छेदक रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसी को हम लोग स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। ये है स्पर्श रेखा, इसका नाम है स्पर्श रेखा। ध्यान रहे, फिर से एक बार बताते हैं। स्पर्श रेखा एक विशेष प्रकार की छेदक रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जितनी भी छेदक रेखाएं हैं सब वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन ये एक ऐसी छेदक रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसी रेखा को हम लोग, उसी छेदक रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेंजेंट, इसका इंग्लिश नाम है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। एक वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात ये भी है, भले ही एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं होती हैं, लेकिन वृत्त के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा गुजरती है। ध्यान रखें, फिर से बोल देते हैं। एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं होती है, जैसे ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है। तो एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं होती है, लेकिन वृत्त के एक बिंदु से, जैसा मान लो ये एक बिंदु है, एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा होती है। और दूसरी स्पर्श रेखा में जाइएगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वृत्त को दो बिंदु पर काटना है। तो जो वृत्त को दो बिंदु पर काटेगा वो स्पर्श रेखा नहीं होता है, वो केवल एक छेदक रेखा होता है। याद रखिएगा, एक वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं होती है, लेकिन वृत्त के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा गुजरती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे त्रिज्यीय खंड क्या होता है। तो ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये जो है इसका केंद्र है, फिर मैंने इसको मिला दिया, फिर इसको मिला, ठीक है। तो देखिए वृत्त का एक त्रिज्यीय खंड समझने के लिए वृत्त के चाप को समझना है, ठीक है, क्योंकि इसे हम त्रिज्यीय खंड बोलने वाले हैं। तो इसमें वृत्त की त्रिज्या आती है और ये जो है एक लाइन रेखाखंड आता है, वक्र रेखाखंड, ये वाला। तो इसके बारे में हम बता दिए वृत्त की चाप। चलिए पहले वृत्त के चाप को बता देते हैं, फिर हम बात करते हैं त्रिज्यीय खंड के बारे में। ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और ये जो है वृत्त की एक चाप है। वृत्त की जो परिधि होती है उसके खंड को वृत्त की चाप कहते हैं। ये जो वृत्त की परिधि है इसी के खंड को, मतलब एक टुकड़े को
वृत्त की चाप करते हैं। जो खंड छोटा होता है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये छोटा खंड है, यहाँ से यहाँ तक छोटा है, ऊपर वाला क्या है, बड़ा है। तो जो खंड छोटा होता है उसको लघु चाप करते हैं, इसको हम कहेंगे लघु चाप। लघु चाप इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इसको माइनर आर्क। माइनर आर्क। तो जो चाप छोटा होता है उसको हम लघु चाप करते हैं, और लघु चाप के संगत जो ऊपर वाला चाप है उसी को हम लोग दीर्घ चाप करते हैं। यानी कि ये वाला जो है मेरा दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप है। इसको इंग्लिश में कहेंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क। ठीक है, तो नीचे वाला लघु चाप हो गया, ऊपर वाला जो है हमारा दीर्घ चाप। एक होता है अर्ध चाप। अर्ध चाप क्या होता है, तो वृत्त को फिर से बना देता हूं मैं। ये वृत्त है हमारा, ये इसका केंद्र है, और फिर क्या करना है, ये मान लो व्यास है। देखिए, तो वृत्त का आधा कर दीजिए, यानी परिधि का आधा जो लंबाई है उसी को हम लोग कहते हैं, परिधि का ये जो आधा लंबाई है इसी को हम लोग कहते हैं अर्धचाप या सेमी चाप। इंग्लिश में सेमी आर्क कहते हैं, इंग्लिश में सेमी आर्क के नाम से इसको जाना जाता है। तो यही हमारा अर्धचाप, नीचे वाला भी ले सकते हैं और ऊपर वाला भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिज्य खंड के बारे में। चाप समझ में आ गया। चाप 3 प्रकार का है, लघु चाप, दीर्घ चाप और एक है अर्धचाप। लघु चाप का मतलब ये छोटा वाला चाप, और उसके संगत जो ऊपर वाला चाप है उसको बोलेंगे दीर्घ चाप। दिखाएंगे, लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखते हैं। मान लो ए बी लिख दिए और उसके ऊपर ऐसे कर दिए, चाप को ऐसे सूचित किया जाता है, लिख करके नाम और उसके ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है। ये हो गया लघु चाप ए बी, ये हो गया लघु चाप ए बी। लघु चाप यानी कि माइनर आर्क। माइनर आर्क। और फिर से जो है हमको ऊपर वाले दीर्घ चाप को दिखाना, तो यहाँ लिखेंगे बी ए। ध्यान रहे नाम भी कैसे लिखना है, अगर इसको ए बी लिख रहे हैं तो उसको बी ए लिखना है। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना है वृत्त जो बना होगा किसी एक तरफ से बना होगा, या तो ऐसे बना होगा या तो ऐसे। हम ऐसा मान के चलते हैं वृत्त ऐसे बना है, तो लघु चाप को अगर ए बी बोलेंगे तो दीर्घ चाप को मुझे बी ए बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते लघु चाप ए बी और दीर्घ चाप बी ए बी, गलत हो जाएगा। लघु चाप ए बी है और दीर्घ चाप क्या है, बी ए। अगर वृत्त ऐसे बना होता तो उस केस में बोलते हैं लघु चाप बी ए और दीर्घ चाप ए बी। तो चाप को दिखाने का ये तरीका है, बी ए लिख के ऐसे लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे दीर्घ चाप। दीर्घ चाप। और यहाँ लिख देंगे मेजर आर्क। मेजर आर्क। ठीक है। और अर्धचाप की स्थिति में क्या करेंगे, मान लो ये ए है और ये बी है, तो बस ऐसे लिख देंगे ए बी, उसके ऊपर ऐसे लगा देंगे और लिख देंगे अर्धचाप यानी कि सेमी आर्क। अर्धचाप यानी कि ये है सेमी आर्क। सेमी आर्क। ठीक है, तो ये था चाप की कहानी। अब हम बात करेंगे त्रिज्या खंड के बारे में। त्रिज्या खंड क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी 2 त्रिज्या है और ये इसका चाप है। तो वृत्त की 2 त्रिज्या और एक चाप के मिलाने से जो एक खंड मिलता है, ये जो टुकड़ा मिलता है, ये टुकड़ा जो मिला है, इसी को हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 प्रकार है। एक है लघु त्रिज्या खंड, ये वाला है लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। ऊपर वाला है दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। देखिए बाबू, जो ऊपर वाला बड़ा वाला खंड दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड, और नीचे वाला जो छोटा वाला खंड दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। आगे चल के हम आपको इसका सूत्र भी बताएंगे कैसे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब एक आता है वृत्त खंड। आइए उसके बारे में जानते हैं। ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी एक जीवा है, इसको इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं, ये कॉर्ड है, ये वृत्त की चाप है। तो वृत्त की जो है चाप और वृत्त की जीवा के मिलने से जो एक खंड बनता है, इसी खंड को हम लोग वृत्त खंड के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, वृत्त की चाप, ये वाला चाप है, वृत्त की एक चाप और वृत्त की एक जीवा के मिलने से ये जो खंड बना है, इसी खंड को हम लोग वृत्त खंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ वृत्त खंड जो है वो भी 3 टाइप का है। एक है लघु वृत्त खंड, ये है लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड।
ऊपर वाला है दीर्घ वृत्तखंड, यह है दीर्घ वृत्तखंड। अगर ये अर्धवृत्त के रूप में बना होता, मतलब कुछ ऐसे, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसका व्यास है, तो इसको हम बोलेंगे अर्धवृत्तखंड, जिसको हम अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं, ये वाला जो है, ठीक है। ये हो गया लघु वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड और ये हो गया अर्धवृत्तखंड। अब एक सवाल है, एक वृत्त में कितने भाग होते हैं? एक वृत्त में 3 भाग होते हैं। 3 भाग होने का मतलब ये है, वृत्त का अभ्यंतर, वृत्त का बहिर्भाग और वृत्त की सीमा रेखा। मतलब जैसे ये वृत्त है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी बिंदु हैं सब वृत्त का अभ्यंतर का है, मतलब अंदर वाला है, ठीक है। और ये सारी बिंदु जो है वृत्त का बहिर्भाग, मतलब बाहर वाला है, सब वृत्त का बाहर वाला है। और ये सभी जितनी बिंदु हैं, ये वाली बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये सभी बिंदु जो है वृत्त का सीमा रेखा वाला भाग। तो एक वृत्त में 3 भाग होते हैं, वृत्त का आंतरिक भाग, अभ्यंतर, वृत्त का बाहरी भाग और वृत्त की सीमा रेखा, ठीक है। फिर एक होता है वृत्त का चतुर्थांश। क्या है वृत्त का चतुर्थांश? का मतलब क्या होता है, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दें। वृत्त को जो है 4 बराबर भागों में बांट दीजिएगा, तो किसी भी एक भाग को वृत्त का चतुर्थांश कहेंगे। ये जो भाग है इसको हम वृत्त के चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि टोटल कोण 360 डिग्री का होता है। फिर एक होता है सकेंद्रीय वृत्त। क्या होते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब है, मान लीजिए मैंने एक वृत्त बना दिया, ये दूसरा वृत्त बना दिया और ये तीसरा वृत्त बना दिया। 2 या 2 से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, केंद्र क्या हुआ, एक ही हो, लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो, ये सब त्रिज्याएं अलग अलग है, तो इन्हीं को हम लोग सकेंद्रीय वृत्त के नाम से जानते हैं। मान लीजिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है। तो याद रहे, 2 या 2 से अधिक वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो, तो वैसे वृत्तों को हम सकेंद्रीय वृत्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो था कुछ वृत्त से संबंधित बेसिक बातें। मैंने आपको बताया वृत्त क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की जीवा क्या है, वृत्त का व्यास क्या है, ठीक है ना, वृत्त की परिधि क्या है। फिर मैंने आपको बताया वृत्त की चाप क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, छेदक रेखा के बारे में बताया। फिर आपको मैंने बताया वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा के बारे में बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक है ना, वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड के प्रकारों को बता दिया मैंने। फिर आपको बताया वृत्त खंड क्या होता है। तो ये है कुछ वृत्त से संबंधित बेसिक बात है ना। चलिए, अब हम आपको बताएंगे वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल। चैप्टर का नाम ही है वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल, यानी वृत्त से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल होंगे वो सारा सूत्र हम लोग एक एक करके जानेंगे। चलिए ठीक है, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब इससे संबंधित जितने भी क्षेत्रफल होंगे इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहला सूत्र हम लोग जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। यह हमारा एक वृत्त है, इसको हम केंद्र बोलते हैं, इसको वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बाबू पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब है 22/7, या आप 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया है उसका उपयोग करना है, ठीक है। आर का मतलब है वृत्त की त्रिज्या, आर जो है इस वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सर्कल,
वृत्त की त्रिज्या का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। तो सबसे पहला सूत्र है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल जो कि है पाई आर स्क्वायर। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर। एक होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का मतलब है ये जो बाउंड्री लाइन है ना, सीमा रेखा, उसकी लंबाई हमें निकालनी। ये जो लाइन है अगर मान लो यहाँ से काट दे, काट के इसको तान दे ऐसे, तो एक तार बन जाएगा। इस तार की लंबाई क्या है, इसी को हम लोग वृत्त की परिधि के नाम से जानते हैं। और वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि वो होती है आपकी 2 पाई आर। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल अलग है, परिधि अलग है। यहाँ पर भी पाई का मतलब 22/7 या 3.14 है, और आर का मतलब वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये था वृत्त के बारे में। अब हम बात करेंगे अर्धवृत्त के बारे में। ठीक है, वृत्त से संबंधित और भी बहुत सारे क्षेत्रफल है। एक अर्धवृत्त का कुछ बता देते हैं। तीसरा नंबर अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब वृत्त का आधा, ये वृत्त का आधा है। ठीक है, ये इसका केंद्र है, और ये इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है। ठीक है, इसको ऊंचाई मत समझिए, यही इसकी त्रिज्या भी है, यही इसकी त्रिज्या है, यही इसकी त्रिज्या है। तो अगर मुझसे पूछा जाए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, जो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल होगा उसका आधा कर देंगे। वृत्त का आधा है ये, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 पाई आर, आधा कर देंगे इसको, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब वही 22/7, आर का मतलब वृत्त की त्रिज्या। अब फिर देखिए बाबू, चौथा नंबर अर्धवृत्त की परिधि जो होती है उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की जो परिधि है वो देख करके लगता है कि 2 पाई आर का आधा कर देंगे, 2 पाई r/2, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसमें कुछ छूट रहा है। देखिए, वृत्त का मतलब ये होता है, ये पूरा वृत्त है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का मतलब आधा इसका काट दिए, ये काट दिए, तो अभी जितना दिखाई दे रहा है इसके लिए तो यही होगा 2 पाई r/2, लेकिन दिक्कत ये है इसमें ये भी तो है, तो इसके लिए मान लो ये r है, ये भी r है, तो इसमें 2r को जोड़ना होगा, ध्यान देना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई r प्लस 2r, या हम इसे लिख सकते हैं पाई r प्लस d। तो ये है हमारा अर्धवृत्त की परिधि। ध्यान देना, अर्धवृत्त की परिधि को गौर से देखिए। अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है पाई r प्लस d या पाई r प्लस 2r। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर फॉर्मूला देखिए। अब हम एक एक करके जानेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर जानेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, सब हम लोग डिटेल करके जानेंगे। देखिए, ये हमारा वृत्त है, ये इसका केंद्र है। वृत्त के केंद्र पर चारों ओर मिला करके जो कोण बनता है वो 360 बनता है। ठीक है, और ये जो है मान लीजिए ये थीटा है, इस कोण को हमने थीटा मान लिया। ठीक है, अब देखिए कोई हमसे पूछता है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये केंद्र O मान लेता हूँ मैं, इस वृत्त का ये जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे। अब चूंकि ये लघु त्रिज्यखंड है, ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है, तो यहाँ पे ये अगर थीटा है तो ये वाला जो कोण होगा वो होगा 360 माइनस थीटा। ये वाला जो कोण होगा ना, ये वाला होगा 360 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि पूरा मिला करके 360 है, इसको जोड़ के देखेंगे तो 360 आएगा। थीटा प्लस 360 माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा कितना 360, यानी कि 360। ये पूरा मिला करके 360 होता है, इसलिए अगर ये थीटा है तो ये होगा ऊपर वाला 360 माइनस थीटा। ठीक है, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये लघु त्रिज्यखंड है, तो यहाँ लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया माइनस सेक्टर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसका होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब इसका ये कोण है, 360 ये पूरा कोण है, पाई का मतलब 22/7 या 3.14, और आर का मतलब इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, हम लोग इसको साबित भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे साबित कर सकते हैं तो देखिए बताएं। अगर इसको प्रूफ करना है, छोटा सा लॉजिक देते हैं। देखिए,
ये पूरा कोण जो होता है 360 होता है। केंद्र पर जो पूरा कोण बनता है, ये केंद्र है, ये जो पूरा कोण बनेगा वो 360 बनेगा। जब कोण 360 होता है तो पूरा क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पूरा क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। जब कोण 1 डिग्री का होगा तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा 360। अभी हमारे पास कोण जो है वो थीटा है, तो अगर कोण थीटा है तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणे थीटा। यानी इसी को हम लोग सजा देंगे ना, तो ये हमारा बन जाएगा, देखिए ये हमारा बन जाएगा थीटा और 360 को एक साथ कर देते हैं तो थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर को अलग कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अगर हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो केवल इस थीटा को बदल देना, इस थीटा के बदले में आ जाएगा ऊपर वाला थीटा दूसरा है, वो है 360 माइनस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए मुझे, ये हो गया लघु का, हटा दे इसको। कितना नंबर था ये? 5 नंबर था। 6 नंबर को देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अगर मुझे लिखना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा आपका थीटा के बदले में लिखाएगा 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका दीर्घ। ये परीक्षा में डायरेक्ट सूत्र भी पूछ सकता है, कई बार यहाँ पे 360 को बदल देगा। जैसे मान लो यहाँ 360 है तो इसको क्या करेगा? दोगुना कर देगा, यहाँ 2 थीटा लिख देगा, तो लगेगा कि ये सूत्र नहीं। ध्यान दीजिएगा, 360 को दोगुना कर दिया, मतलब मान लीजिए कि 3 दूनी 6, 7 दूनी 120, कितना हो गया? 720। यहाँ लिख देगा 720 है, यहाँ लिख देगा 2 थीटा, और 2-3 वो ऑप्शन दे देगा। अब पूछेगा आपसे इनमें से कौन त्रिज्यखंड का सूत्र है, लघु त्रिज्यखंड का सूत्र कौन है? तो बच्चे सोचते हैं ये नहीं है, तो ध्यान दीजिए, काट के देख लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और ये हो गया आपका लघु त्रिज्यखंड। अब देखिए क्या होगा, अब हम बात करने वाले हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें, सुनिए बताते हैं। देखिए इसको आगे कर रहे हैं और सुनिए। मान लो ये मेरा वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है ना। ओके, वृत्तखंड का मतलब ये हुआ, इसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं इसको मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ। मान लो ये O है, ये A है, ये B है, इसका भी नाम कुछ दे देते हैं C। अगर मुझे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, OACBO। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटाना होगा। एक बार सुन लो यहाँ से, OACB ये त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब हमको सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना होगा कितना, ठीक है ना। तो पहले हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर बताते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे है। देखिए बाबू, तो मैं क्या करता हूँ, इस कोण को थीटा मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ? थीटा मान लेता हूँ। सूत्र है बाबू, ये वृत्त की त्रिज्या है r है, ये भी त्रिज्या है r है, और जो है सूत्र है यहाँ से एक लंब गिरा देते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये पूरा थीटा था तो इसका आधा करेंगे तो ये होगा थीटा बटा 2, ठीक है। और ये हमारा r है, ठीक है। अब ये आधे भाग को हम अलग बना देते हैं, ये रहा, ये हमारा है थीटा बटा 2, ठीक है। ये r है ना, इसका नाम O है, A है, B है, इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, मान लो ये D है, ये हमारा O है, ये हमारा A है। अब हम क्या करेंगे बाबू, देखिए अब हम करेंगे यही, इसमें हम साइन थीटा कॉस थीटा लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? साइन थीटा कॉस थीटा। देखो मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार। आधार AB निकालने के लिए पहले मुझे AD निकालना होगा, दोगुना कर देंगे उसका तो AB निकल जाएगा, यानी आधार AD और ऊंचाई OD निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस त्रिभुज में साइन थीटा लगाता हूँ। यहाँ थीटा के बदले में θ/2, क्या है बाबू? θ/2। तो इस त्रिभुज में हम साइन थीटा लगाएंगे, सूत्र है ना बच्चे, त्रिभुज में साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, ठीक है ना। P का मतलब थीटा के सामने वाला, H का मतलब 90 डिग्री के सामने वाला। तो थीटा के सामने वाला है AD, तो यहाँ लिख देंगे AD, और 90 के सामने वाला है R, तो यहाँ लिख देंगे R। यहाँ से बाबू आप AD निकालेंगे, R उधर जाएगा तो ये हो जाएगा R sin θ/2।
यानी AD का वैल्यू आ गया r sin थीटा बाई 2। उसी तरह हम इसी त्रिभुज में cos थीटा लगाएंगे। तो cos थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ लगा देते हैं cos थीटा। थीटा यहाँ पे बाबू ध्यान दीजिएगा थीटा बाई 2। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई h। यहाँ b का मतलब है थीटा के बगल वाला जो कि आपका AB है, और h का मतलब है 90 डिग्री के सामने वाला जो कि आपका r है। तो यहाँ से बाबू सॉल्व करिएगा, OD निकालिएगा, तो OD का वैल्यू आ जाएगा आपका r cos थीटा बाई 2। ये हो जाएगा आपका r cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आपका OD भी निकल गया और इधर आपका जो है AD निकल गया। मुझे निकालना है AB, पहले AB निकालना है। तो अगर हम AB को निकालना चाहते हैं तो अगर ध्यान से देखा जाए तो AB क्या है, AD का 2 गुना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 × AD, यानी कहने का मतलब है 2 गुने AD का मान कहीं निकला है r sin थीटा बाई 2। तो यहाँ लिखेंगे r sin थीटा बाई 2। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये 2r sin थीटा बाई 2 जो आया है ये इस त्रिभुज का आधार है। ध्यान से देखिए, ये जो है ना A से लेके B तक ये इस त्रिभुज का आधार है। आपको से लेके B तक जो दिखाई दे रहा है ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है। अब हम आराम से जो है एक त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ध्यान से देखते रहिएगा बाबू, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल अगर आप लिखोगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए बाबू 1/2 तो ठीक है, आधार आपका कहाँ है, आधार है A से लेके B तक, और AB का वैल्यू हमने निकाले हैं यहाँ पे 2r sin थीटा बाई 2। ऊंचाई कितना है जानते हैं बाबू, ऊंचाई है आपका OD। तो OD कहीं दिखाई दे रहा है आपको, OD ये रहा r cos थीटा बाई 2। OD कितना है बाबू, r cos थीटा बाई 2। तो यहाँ लिखेंगे r cos थीटा बाई 2। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसको आ जाएगा थोड़ा टाइम लेगा। चलो आगे देखो बाबू, तो हमारे पास जो है ये है r cos थीटा बाई 2। ध्यान दीजिएगा बाबू 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो बाबू, देखते रहना ध्यान से, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगेगा है ना। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो एक काम करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। क्या अरेंज करते हैं, sin थीटा बाई 2, ध्यान देना, sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, ठीक है। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र मुझे याद है, वो सूत्र होता है ऐसे 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। तो हम चाहेंगे इसी रूप में इसको लाएं, ये हमें सूत्र याद है, ठीक है। तो इसी रूप में हमको लाने के लिए क्या करना होगा, देखो बताते हैं। sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 को मैंने एक साथ कर दिया, तो बचा मेरे पास क्या, ये हो गया sin थीटा बाई 2, ये हो गया cos थीटा बाई 2। r को r से गुना करोगे तो क्या होगा, r स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, बोलो यस। r को मैंने r से गुना कर दिया, तो ये हो गया r स्क्वायर। और कुछ बचा देखो, तो यहाँ बचा है 1/2 और यहाँ क्या बचा है 2 बचा है। इसको थोड़ा हम अरेंज करेंगे ताकि मेरा वो आ जाए, देखो आ जाए। एक काम करते हैं बाबू, देखो इस 1/2 को अलग कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 आ गया, r स्क्वायर को भी इसके साथ कर लेते हैं। ये मेरे पास हो गया 1/2 इंटू r स्क्वायर, ये दोनों तो मिल गया। अब बाकी मुझे क्या चाहिए, sin थीटा चाहिए। क्या चाहिए बाबू, देखो 1/2 हट गया, r में r से गुना किए तो r स्क्वायर हो गया, ये sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो बचा क्या, यहाँ पे ये 2 बचा। क्या बचा बाबू, ये 2 बचा। अब तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दें, देखो 1/2 को 1/2 रहने दो, ठीक है ना, सुन रहा है तुम मुझे। अब देखो यहाँ बचा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तुमको पता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 क्या होता है, ये sin थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है जी, sin थीटा का। ये फॉर्मूला है ना। तो हमारे पास आ गया 1/2 r स्क्वायर, और 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 कितने के बराबर होता है बाबू, sin थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम लिख देंगे 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिख देते हैं लास्ट में एक गोटा करके। हम लोग अभी तक फॉर्मूला जो लिख चुके हैं, कितना लिख चुके हैं, 6 फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो 7वां फॉर्मूला है हमारा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल नाम है OAB। तो यहाँ लिखेंगे 7वां नंबर में, हटा दे इसको, चलो हटा दे। यहाँ लिखूंगा मैं 7 नंबर में त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो वो हो जाएगा हमारा बाबू 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। इसको याद कर लेना है ना, ठीक है। तो अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, तो अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना आसान है। कैसे, देखो तो 8 नंबर में हम निकालेंगे। मान लीजिए मेरा वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये लघु वृत्तखंड है ये वाला,
और ये ऐसे मिला दिया, ये O है, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। अगर मुझे इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, देख लो बाबू अच्छे से, ACBA, तो हम यहाँ लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाबू क्या करेंगे हम, इस त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल यानी OACB, देख लो अच्छे से ध्यान दे बाबू, OACB ये त्रिज्यक खंड है, मान लीजिए कोण थीटा है, तो इस त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसमें से घटा देंगे बाबू इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि अभी अभी निकाला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छे से देखो, ये फॉर्मूला हो गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका हो गया बाबू, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, किसका क्षेत्रफल चाहिए, 8 नंबर में हो गया, 9 नंबर में अगर मुझे चाहिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसके ऊपर वाले का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का मतलब समझ रहे हो, ये लाल कलर से जो हम पेंट करेंगे वही है, जैसे ये वाला, ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड है। अच्छे से देखिए, ये जो लाइन खींचा गया है इसके ऊपर वाला पूरा दीर्घ वृत्तखंड। तो अगर मुझे उसका क्षेत्रफल चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा बाबू, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहाँ, तो क्या है, दो तरीका है मेरे पास। एक तरीका ये है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, सुना तुमने जी, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो ऊपर वाले बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 360 माइनस थीटा लगाएंगे। जैसे मान लीजिए थीटा होता है, ये होता है 360 माइनस थीटा, तो अगर हम थीटा के बदले में 360 माइनस थीटा लगा देंगे जहाँ जहाँ थीटा है तो भी मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। या एक तरीका मैंने क्या बताया, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, मतलब पाई आर स्क्वायर में से मुझे घटाना होगा इस पूरे क्षेत्रफल, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये 9 फॉर्मूला हो गया। फिर आगे देखते हैं और क्या है, इसको अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, हटा दें। अब हम निकालेंगे वृत्त के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का मतलब है 10 नंबर में हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा, लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई। लघु चाप की लंबाई का मतलब है, इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। अब मान लो ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ठीक है, और ये इसका लघु चाप है, ये जो है ना इसका लघु चाप है। तो ये चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इस चाप की लंबाई निकालनी है तो सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई। इसका एक छोटा सा लॉजिक है, प्रूफ के तौर पे बता देते हैं। देखिएगा, ये टोटल कोण 360 होता है, 360 होता है, तो पूरे चाप की जो लंबाई होती है वो होती है 2 पाई आर। जब कोण 1 होगा तो वो हो जाएगा 2 पाई आर बटा 360, ठीक है। जब कोण थीटा होगा, थीटा, तो वो हो जाएगा आपका 2 पाई आर बटा 360 इंटू थीटा। इसी को आप सजा दीजिएगा बाबू, सजा दीजिएगा ना ऐसे, ये हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये है हमारा लघु चाप की लंबाई। अगर मुझे दीर्घ चाप की लंबाई निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, केवल थीटा के बदले में बाहर वाला कोण लगा देना है 360 माइनस थीटा। ये हमारा कितना फॉर्मूला हो गया, 10 हो गया, 11 नंबर लिखेंगे। 11 नंबर फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई। तो दीर्घ चाप की लंबाई अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा थीटा के बदले में लिखेंगे 360 माइनस थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दीर्घ चाप की लंबाई। फिर हम बात करते हैं 12 नंबर में चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो ये एकदम आसान है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये वृत्त को 4 बराबर भागों में मैंने बांट दिया। इसका जो एक भाग होता है वो वृत्त का चतुर्थांश होता है। तो चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चतुर्थ अंश। वृत्त को 4 भागों में बांटा है मैंने, हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 कर देंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल,
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बाबू, ये 12 सूत्र हो गया। फिर आगे देखते हैं और भी सूत्र है अभी से। एक होता है रिंग का क्षेत्रफल। ठीक है, रिंग का मतलब पहले समझे। मान लीजिए वृत्त है और ये एक और वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, ये छोटा आर है वृत्त की, छोटे वृत्त की त्रिज्या, और ये बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर है। तो रिंग का मतलब होता है ये रिंग है, ये जो है ना बीच में जो पीले रंग से बना रहा है, येलो कलर से, ये रिंग है, पूरा ऐसा है, पूरा है, ये वृत्त का रिंग है। ठीक है, इस रिंग का क्षेत्रफल निकालना है अगर मुझे, तो पूरे बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को अगर घटा दिया जाए तो हमें रिंग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे बाबू 13 नंबर सूत्र में लिखेंगे रिंग का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे रिंग का क्षेत्रफल। तो रिंग का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। इसमें से अगर आप पाई कॉमन ले लीजिएगा तो वो हो जाएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यानी कि आपका ये सूत्र हो गया रिंग का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये था जो फॉर्मूला इस चैप्टर में इन्वॉल्व था, चैप्टर 12 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है ये सारे सूत्र शामिल हैं आपके NCERT में, है ना। 12.1 दिया हुआ है और 12.1 में जो है टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर आपका जो है 12.2 दिया हुआ है, इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आपका 14 है। और फिर आपका जो है 12.3 भी है इसमें, है ना। और इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो टोटल 16 क्वेश्चन है। ये मैंने जितना भी सूत्र बताया है ये सारे क्वेश्चन इसी सूत्र के आधार पर बनने वाले हैं। ठीक है ना। एक बात हम आपको बता देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, देखो बाबू, अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ दिया हुआ हो, मतलब कुल खर्चा दिया हो, क्या दिया हो, कह रहा है कि जो है खेत को जोतना है, मान लो कुछ ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बता, मान लो एक खेत को जोतना है, खेत को जोतने का कुल खर्चा दिया है 100 रुपये। कितना दिया बाबू, 100 रुपये खर्चा दिया। कह रहा है कि खेत को पूरा जोतने का खर्चा 100 रुपया है। 1 मीटर स्क्वायर खेत जोतने का खर्चा जो है 10 रुपया है। कितना है जी, 10 रुपया है। तो खेत का क्षेत्रफल बताइए, मैंने ऐसा कहीं निकालने की जरूरत पड़े, खेत के क्षेत्रफल की जरूरत पड़े, क्षेत्रफल नहीं दिया है, वो ऐसे दिया है पूरे खेत को जोतने का खर्चा है 100 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर जोतने का खर्चा कितना है, 10 रुपया। तो याद रखिएगा कुल खर्चा में 1 मीटर स्क्वायर से भागा कर देंगे, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है उससे भागा कर देंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समझ में हम क्या बोले, फिर से एक बार देख लीजिए। पूरे खेत को जोतने का खर्चा 100 रुपया है, 1 मीटर स्क्वायर खेत जोतने का खर्चा 10 रुपया है। अगर आपको क्षेत्रफल नहीं पता है, क्षेत्रफल चाहिए आपको, तो आप क्या करिए, 100 रुपया में 10 रुपये से भाग करिए और आपका क्षेत्रफल निकल के सामने आ जाएगा। इसी तरह से अगर ऐसे दिया हो तो खेत के चारों बाढ़ लगाना है, क्या लगाना है, बाढ़ नहीं बोले, बाढ़, घेरा लगाना है। क्या लगाना है, घेरा लगाना है। और घेरा लगाने का कुल खर्चा दिया है 200 रुपये। कह रहा है कि खेत के चारों ओर घेरा लगाने का कुल खर्चा है, तार से घेरा लगाना है, कांटा से घेरा लगाना है, ये चीज़ है। पूरा घेरा लगाने का कुल खर्चा है 200 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर घेरा लगाने का खर्चा है 20 रुपया। तो बताइए खेत के किनारे की लंबाई कितनी, परिधि की जरूरत पड़ जाए, अगर मान लो वृत्त के जैसा खेत है ना, तो उस केस में क्या करिएगा, कुल खर्चा से 1 मीटर के खर्चे से भाग करिए। इसमें मीटर बोलिए, क्षेत्रफल में पड़ेगा स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इसमें मीटर। फिर से बोलिए, मान लीजिए कह रहा है खेत के चारों ओर घेरा लगाना है, बाढ़ लगाना है, कुल खर्चा जो है 200 रुपया है, 1 मीटर का खर्चा जो है 20 रुपया है। तो खेत के पूरे बाढ़ की लंबाई कितनी है, माने पूरे घेरे की लंबाई कितनी है, तो हम 200 रुपये में 10 रुपये से भाग करेंगे तो खेत की परिधि निकल जाएगी, खेत का चारों ओर का किनारा निकल जाएगा, कितना लंबा है खेत, है ना। ये समझ में आ गया। तो देखो इसमें हमने क्या किया है, तुम लोगों को पूरा सूत्र समझा दिया। अब अगले बार पढ़ाएंगे तो एक्सरसाइज बनाएंगे। कोई दिक्कत बाबू, दिक्कत नहीं। अब इसमें ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, कर दो वीडियो कर दो, चलो हम ही कर देते हैं।